ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। क्वेश्चन नंबर 286 श्री शक्ति सिंह गोयल। प्रश्न संख्या 286। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात के कच्छ में घोराड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी कितनी है? उनमें नर और मादा घोराड की संख्या कितनी है? और क्या ये सच है कि यहाँ पर घोराड पंछियों की आबादी को जानबूझकर खत्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अभयारण्य की भूमि उद्योगपतियों को दी जा सके? नॉट प्रेजेंट ऑनरेबल मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। पटल पे रखा गया। सप्लीमेंट्री श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायक। सर, मैं आपके माध्यम से जो कच्छ का इलाका है, वहाँ डेजर्ट भी है, समंदर भी है और वहाँ भूकंप के बाद कच्छ कभी खड़ा हो नहीं सकता वैसा माहौल था, मगर तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री ने वहाँ इस क्षेत्र में कार्य किया कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और टूरिज्म का खूब डेवलपमेंट हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कच्छ में जो विरासत थी, पशु पंखी, पर्यावरण संबंधी पेड़ पौधे और सांस्कृतिक विरासत है, उसका एक म्यूजियम बना के आने वाले दिनों में जो पिछला कच्छ था और अभी जो कच्छ का डेवलपमेंट है, उसका कोई म्यूजियम बनाने का पर्यावरण विभाग से कोई आयोजन है कि क्या, वो मैं जानना चाहता हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, ये जो प्रश्न है ये कच्छ और राजस्थान के थार क्षेत्र में पाए जाने वाले गोंडावण पक्षी, जिसको गुजरात में घुराड कहते हैं, उसके संबंध में है और प्रश्न भी उनके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि कच्छ में घोराड पाए जाते हैं और इसके लिए कच्छ में अबड़ासा जो एक स्थान है, वहाँ पर 21 गाँवों को चिन्हित किया गया है। उन गाँव में 219.79 स्क्वायर किलोमीटर को इसका कंजर्वेशन क्षेत्र घोषित किया गया है। इनकी घटती हुई संख्या के जो कारण है, चाहे नेचुरल हैबिटेट का लॉस है, चाहे उनके कुत्ते और बाकी लोगों से उनके अंडों पे आक्रमण का विषय है और उनके प्रजनन का विषय है, इसको लेकर भारत सरकार एक पूरी योजना के अंतर्गत कार्य कर रही है। राजस्थान में में हम लोगों ने 2016 से एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन के लिए लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में गिर में जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार भी गोंडावण को बचाने के लिए विशेष परियोजना को मंत्रालय और आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और निश्चित रूप से गोंडावण के बढ़ने से कच्छ क्षेत्र में भी पर्यावरण और अन्य विषयों पे टूरिज्म में भी इसको लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 287 श्रीमती पीटी उषा। प्रश्न संख्या 287। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को केरल में मानव पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बारे में जानकारी है? यदि हाँ, तो विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इसमें कुल कितने लोगों की जानें गईं? मानव पशु संघर्ष को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने मृतकों और घायलों के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। Supplementary one, Srimati P.T. Usha. Kerala is facing an extraordinary challenge due to the increasing human-animal conflict, and on average 460 deaths and 4,527 injuries were reported due to the human-wildlife conflict in 2020-24 period. This when converted to an average 115 deaths per year, and all of the victims were poor farmers, daily wage earners, women, tribal, and whose death have created an irreversible loss on their families' own livelihood. In this regard, I would ask the government through you, sir,
whether the government is considering to construct underpasses for elephants and other animals and provide for construction of artificial water sources and food sources so that the chances of direct contact with humans and animals are reduced. If yes, whether any proposal has been received by the Kerala state government in this regard or is under consideration by the union government. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। मनुष्य और जो वन्य जीवों का संघर्ष है, ये एक हमारे लिए भी बढ़ती हुई चुनौती है, लेकिन हमको दोनों चीजों में संतुलन रखना है। पर्यावरण में भी और वन्य जीवों के संरक्षण में भी संतुलन रखना है, और जो उसके कारण मृत्यु होती है उसमें भी हमें बचाव के कार्य को करना है। जहाँ तक संख्या माननीय सदस्य महोदय ने बताई है, उनके प्रश्न के उत्तर में हमने स्पेसिफिक रूप से बताया है कि विगत 2021 से और 25 तक इसमें 344 लोगों की डेथ हुई है। इन 344 लोगों की डेथ में भी 180 जो है वो केवल सांप के काटने से है, जो वन्यजीव क्षेत्र में नहीं है, जो वन्यजीव क्षेत्र से बाहर है। तो 52% के जो आंकड़ा है वो वन्यजीव क्षेत्र से बाहर है। और सांप के अंतर्गत भी जो मेन जो 4 स्पीशीज हैं, उसमें जो मेन जो स्पीशीज है जो सांप की जहां जिसके काटने से डेथ होती है वो शेड्यूल 2 के अंतर्गत है। बाकी 13% जो ह्यूमन डेथ है वो वाइल्ड पिग्स और अदर स्पीशीज के कारण हुई है। लेकिन ये सच है कि 103 मृत्यु जो है वो हाथी के कारण हुई है। दक्षिण क्षेत्र में चूंकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का वन्य क्षेत्र एक साथ मिला हुआ है, और इसलिए इस बार भारतीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार कोयम्बटूर में जो हमारा साइकोन का जो सेंटर है उसको हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक साइंटिफिक सेंटर के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। इसमें हम इस बात को भी जानकारी देना चाहते हैं कि हाथी के क्षेत्र के जो उनके हाथियों के जो विचरण के क्षेत्र हैं उनको हम लोग कॉरिडोर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उन कॉरिडोर को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ पहली बार हम हाथी का एस्टिमेशन भी कर रहे हैं। हाथी के चूंकि बहुत ज़्यादा हर्ड में रहते हैं तो उनके डंग से जो डीएनए लेकर के हम उस एस्टिमेशन कार्यक्रम को कर रहे हैं। हम लोकल अवेयरनेस का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। रेलवे के साथ मिलकर के जहाँ उनके जो रूट्स में रेलवे लाइन आती है उसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है कि उनके लिए हम एक अलार्मिंग सिस्टम और जो लोकल जो रेडियो वगैरह पे समाचार भी प्रसारित कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हाथियों के मूवमेंट की जानकारी हो। इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो टाइगर हैबिटेट एरिया, अब हमारे यहाँ 58 टाइगर रिजर्व एरिया हो गए हैं। जो टाइगर आउटसाइड एरिया के कारण हम जो लोकल समस्या उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनका प्रे एरिया, उनका वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, और इसको लेकर भारत सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और अभी वन्यजीव बोर्ड की जो बैठक हुई है इसमें जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमने साइकोन के कोयम्बटूर सेंटर को डेवलप करने का कार्य किया है, वो इसी दिशा में कार्य करने का प्रयास है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती पीटी उषा। What steps are taken by the government to provide additional protection for people living near forest areas where chances of human-animal contact are high? Whether environmental protection agencies, international repute are empaneled to conduct any in-depth study in this issue, especially impact of climate change and habitat destruction of animals. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, हमारे देश को इस बात का गर्व है कि हमारे पास इस क्षेत्र के अध्ययन के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट अपने देश में उपलब्ध हैं। विशेष रूप से WIA जैसा इंस्टीट्यूट है जो इस पे लगातार कार्य करता है और अलग अलग स्पीशीज को लेकर के हमारे एक्सपर्ट और साइंटिस्ट भी कार्य करते हैं। इसके 2 तरह के उपाय हैं। पहला तो इसके संरक्षण के लिए चाहे उनको कैप्चरिंग करना हो, ट्रांसलोकेटिंग करना हो, इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और दूसरा, जहाँ पर जो जानवर मनुष्यों के लिए और मनुष्य की बस्तियों के लिए घातक हो जाते हैं उनके अधिकार हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट में दिए हैं। और राज्य सरकारों के लिए भी हम लोगों ने एक पूरी दिशा निर्देशिका भी जारी करी है और लगातार हम उनको बार बार एडवाइस भी कर रहे हैं कि इस प्रकार के जानवरों के लिए लोकल जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो इस पे निर्णय लेने के लिए सक्षम है और उसकी क्लियरिटी की गाइडलाइन भी हमने जारी करी है। सप्लीमेंट्री नंबर 3 डॉक्टर जॉन ब्रिटास। Thank you very much, sir. Sir, the Honorable Minister is erudite enough to understand the nuances. Sir, MPs from Kerala must have met him more than a dozen times
telling him, conveying him about the serious situation that has arisen in Kerala, sir. Sir, wild boar menace has affected more than 250 panchayats, almost 54 constituencies in Kerala. 9,000 hectares of crops have been destroyed, devastated. Sir, when we passed this 1972 Wildlife Protection Act, the authority to declare a particular species as vermin was with the central government. The state of Kerala, along with many other states, have been requesting him amend it so that states can also declare a particular species as vermin. My question to him is that, will he permit the states to declare a particular species as vermin because the wild boar menace is completely devastating the agriculture of Kerala? And second, B part of the question is that Kerala government had sought a special package of 1,000 crores rupees to mitigate the issues. Will he consider these two? Thank you very much, sir. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं एक तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जॉन बिट्रास का जो 6 नंबर पे क्वेश्चन था उसी का सप्लीमेंट्री को मान लिया जाए, क्योंकि जो इन्होंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा है वो वर्मिन भारत सरकार ने किसको माननीय मंत्री जी, आप नियमों के बहुत जानकार हैं जी। ऐसा करने में मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है जी। नहीं, मैं निवेदन उन्हीं से कर रहा हूँ, आपसे तो नहीं किया। मैं उन्हीं से, अधिकार उन्हीं का है, इसलिए मैंने कहा है कि चूंकि 6 नंबर का जो प्रश्न है वही प्रश्न जॉन बिट्रास ने पूछा है, मैं उस समय कहेंगे तो दोबारा से भी उत्तर दे दूंगा माननीय सभापति के निर्देशानुसार। नो, मैं जहां तक जॉन बिट्रास की बात है, ये जो हमारे केरल के सांसद मिले थे, उस परिस्थिति की गंभीरता को मैंने निश्चित रूप से जाना था और मैंने उन्हें कहा था कि मैं स्वयं केरल आऊंगा। फरवरी 2024 में मैं वायनाड गया भी था और विशेष रूप से आपके आग्रह पर ही वायनाड के मुल्लम तहसील में और पुल्लापल्ली में 2 जगह लगातार मैंने विजिट भी करी थी, क्षेत्र की विजिट भी करी थी। और वहाँ पर जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो प्रश्न आपने उठाया था, हमने कहा था और हमने विशेष रूप से केरल सरकार को ये लिखा था 2020 में कि अगर कोई जंगली जानवर ऐसा लगता है कि फसलों को भी क्षति पहुंचा रहा है तो आप लोकल पंचायत के लोगों को भी ये पावर दे सकते हो। केवल ऐसा नहीं है फॉरेस्ट के लोगों को पावर है, लोकल पंचायत के लोगों को भी ये पावर दे सकते हो। जॉन बिट्रास संजीदा पत्रकार हैं, अखबार पढ़ते होंगे, कम से कम मलयाली अखबार तो जरूर पढ़ते होंगे। ये हाँ, केरल के एमपी, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मलयाली अखबार पढ़ते होंगे। माननीय सभापति, ये पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में इसी फरवरी में हमने जो लीगल पावर दी है, उस पावर के अंतर्गत 15 फरवरी का है, ये 35 वाइल्ड बोर मारे गए। उसके बाद ये जो दूसरा है, ये सुधरपुर टाउन पालक्काड में ये मारे गए, ये सारे चित्र हैं। अब जॉन बिट्रास ये चाहे कि हम हर आदमी को किलिंग का अधिकार दे दें, हम मनुष्यों की भी उतनी परवाह करते हैं, हम वन्य जीवों की भी उतनी परवाह करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति है, हम लीगल कहीं मना ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो केवल वो ह्यूमन राइट करने की बात करते हो तो ये भारत की परंपरा नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ सभी को सुरक्षित रखना है। जहां तक नुकसान करने वाले लोगों की बात है, ये चित्र इस बात को दर्शाते हैं कि पूरे अधिकारों का प्रयोग भारत सरकार के निर्देश पे केरल में लोकल म्यूनिसिपैलिटी द्वारा भी किया जा रहा है। सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्री अखिलेश प्रसाद। डॉक्टर जॉन। थैंक यू सर। बिहार में भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा इशू है। आज पूरे बिहार में किसान नीलगाय की बढ़ती समस्या से परेशान हैं। राज्य के लगभग सारे जिले इस समस्या से प्रभावित हैं। कोई भी किसान आज नीलगाय के कारण कायदे से खेती नहीं कर पा रहा है। 2015 में केंद्र सरकार ने नीलगाय को वर्मिन घोषित किया था। उसके बाद बड़े पैमाने पर नीलगायों को मारा भी गया, लेकिन उससे भी समस्या हल नहीं हुई, क्योंकि नीलगायों को मारने के बारे में लोगों का अपना रिलीजियस सेंटिमेंट भी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी बिहार में कृषि विभाग ने
जो नीलगायों को डोमेस्टिकेट करने के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट चला रहा है, क्या केंद्र सरकार उसको किसी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, ये जो नीलगाय का विषय है, हमने एक समय में बिहार में ये ऑर्डर दिया था, लेकिन ये बात सच कह रहे हैं कि एक साथ इतने जानवरों की हत्या करने से लोगों के भी सेंटीमेंट है, जो मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में भी कहा है कि सब लोगों के एक सेंटीमेंट रहते हैं। और इसके लिए अभी जो हमारा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में जो एक विषय हमने चलाया है रेस्क्यू सेंटर का, विशेष रूप से ये जो तेंदुए के कारण इस समय काफ़ी जगहों पे हमारे उत्तर प्रदेश के भी बिजनौर में, पीलीभीत में दिक्कत आ रही है और भी शहरी क्षेत्रों में दिक्कत आ रही है, ऐसे नीलगाय की दिक्कत है। एक अच्छा प्रयोग हम लोगों ने गिर के पास में किया है कि एक बड़े क्षेत्र में हमने रेस्क्यू सेंटर बनाया है। इस प्रकार के जो जानवर हैं उनको उस रेस्क्यू सेंटर के अंतर्गत करके और उनके नसबंदी वगैरह का भी कार्यक्रम किया जाता है और इस प्रयोग को आगे किया जा रहा है। जो प्रस्ताव बिहार सरकार के द्वारा आए गए हैं, हमारे वन मंत्रालय के द्वारा जो प्रस्ताव उनके द्वारा अगर आए हैं, तो जो नियमों के अंतर्गत कार्रवाई है उसके अंतर्गत करके उनको भेजा जाए। सप्लीमेंट्री नंबर 5, श्री महेंद्र भट्ट। महोदय, मैं उत्तराखंड में पिछले 3 वर्षों में 161 लोगों को वन्य जीवों ने अपना निवाला बनाया है। इसमें लेपर्ड से 66, हाथी से 28, टाइगर ने 13, भालू ने 5, सांप ने 14, अन्य जीवों ने 6। मैं माननीय मंत्री जानना चाहूँगा कि ऐसे जानवरों को शिकार करने के लिए राज्य को अनुमति देने में विलंब के क्या कारण हैं और क्या इसमें कोई संशोधन करने पर सरकार विचार करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर के प्रारंभ में भी कहा है कि ये जो सेकंड कैटेगरी के जो स्पीशीज हैं उसको के लिए कोई केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं। सेकंड कैटेगरी या कैटेगरी 2? सर, स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 है। मंत्री जी, जी सर, सेकंड कैटेगरी है या कैटेगरी 2? कैटेगरी मतलब सर शेड्यूल में दूसरा है सर। मैं सेकंड है, शेड्यूल में दूसरा है, बाकी सब समान है, लेकिन 2 श्रेणियां बनाई गई है। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत जो है सर, उसके अंतर्गत तो राज्य का जो हमारे वाइल्ड लाइफ ऑफिसर है उन्हीं को ये पावर दी गई है। जो दूसरा है उसमें वाइल्ड लाइफ ऑफिसर वो पावर डेलीगेट भी कर सकते हैं। केरल का जो विषय मैंने जॉन बिट्रास जी के भी अनुपूरक उत्तर में कहा है, उसमें पावर उन्होंने पंचायत के लोगों को भी डेलीगेट करी है। और इसलिए चूंकि ये वन्य जीवों संरक्षण का मामला है, अगर कोई मनुष्यों के लिए हानिकारक है या बस्तियों के लिए हानिकारक है, उसके लिए कार्य किए जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं जनसंख्या का दबाव है और जनसंख्या के दबाव के कारण इस संतुलन को बनाए रखने की आवश्यक है। और अभी कुछ ही समय में उत्तराखंड में भी हम लोगों ने बीच में भी बैठक करके ये रेस्क्यू सेंटर्स की बात को आगे बढ़ाने की बात करी है और उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 288, डॉक्टर कानीमोझी, NVN सोमो। प्रश्न संख्या 288। क्या विदेश मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि विगत 3 वर्षों के दौरान श्रीलंका की जेलों में कैद भारतीय मछुआरों की तमिलनाडु सहित राज्यवार कुल कितनी संख्या है? सरकार द्वारा श्रीलंका की जेलों में भारतीय मछुआरों की रिहाई और उनकी स्वदेश वापसी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या पहल की गई है, तथा गत 3 वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि का आवंटन और उपयोग किया गया है? और क्या सरकार ने मछुआरों के अनजाने में भटककर विदेशी जल क्षेत्र में चले जाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसी पहल, योजना एवं कार्यक्रम की शुरुआत की है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? नोट प्रेजेंट। सप्लीमेंट्री, श्री तिरुचि शिवा। Thank you, Chairman, sir. Sir, the statement of the minister itself reveals very clearly that out of the total fishermen apprehended, the more are from Tamil Nadu and Puducherry, sir. In the year 2022, out of 268, 229 from Tamil Nadu and 39 from Puducherry. And 23, it is 240 on the whole, and 220 and 20 Tamil Nadu and Puducherry. And in 2024, sir, out of 564, 526 and 29 respectively Tamil Nadu and Puducherry. And this year 25, 147 out of that, 135 from Tamil Nadu and 10 are from Puducherry. Sir, the number of fishermen apprehended have been released in the previous years. But last year 2024, out of these 526, only 501 have been released. And in the current year, out of 135 Tamil Nadu fishermen, only 76 have been released, sir.
So many have to be released. Other than that, sir, this is an ongoing issue. We have been raising that repeatedly, that this has to be put a full stop. Every time it is said that very clearly the minister's statements, inadvertently they cross the border. Nobody does that deliberately. So the fishermen, when they go for the poor fisherman who has no other source of living, when they go to the sea, they inadvertently cross the border, and the Sri Lankan Navy not only apprehends them, sir, but also assaults them and take all away their catches, and they are brutally treated. Sometimes some have been even shot. So we urge the minister first make arrangements to release them immediately, and all those boats which are captured by the Sri Lankan Navy or in the sea, totally they are getting totally wasted, sir, and the fisherman has no source of living. So kindly make necessary steps. You are taking steps, I appreciate, but at the same time, put a full stop. This is ongoing issue. But we have been repeatedly telling the fishermen going on strike. The Tamil Nadu Chief Minister is writing letters, and only letters are being corresponded. We need a solution for that, sir. Please, thank you very much. डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री. Sir, the honourable member has expressed concern about the number of fishermen who are in Sri Lankan custody. Obviously, because it is Sri Lanka, it is natural that the majority of fishermen would be from Tamil Nadu and from Puducherry. Right now, sir, the situation is till yesterday there were 86 fishermen, Indian fishermen in Sri Lankan custody. Today, one more trawler has been apprehended, so 11 more fishermen. So all told, 97 of them are in custody. 83 are serving sentences, 3 are awaiting trial, and 11 of them have been apprehended today. Now, the point, sir, which the honourable member had made, and I through you would like him to appreciate the evolving situation. Sri Lanka, sir, has 2 laws, one called Fisheries and Aquatic Resources Act 1996, one called Fisheries Regulation of Foreign Fishing Boats Act 1979. Both these acts were amended, one in 2018, one in 2023, and they provide for much stiffer sentences, bigger fines, greater detentions, and those who are today serving sentences, many of them are owners or skippers of boats, or they are repeat offenders. And that, sir, has been the challenge in dealing with Sri Lanka. Honourable member has said that we should put a full stop to it. I think, sir, the House is also aware that in a way, our government has inherited a problem. This problem began in 1974. When the international maritime boundary line was drawn by the then Union government with consultations with the state government. Then in 1976 an exchange of letters happened where the fishing jurisdictions were delineated. So the decisions which were taken in 74 and 76 are today the root cause of the situation we are facing. We are trying to engage the Sri Lankan government to get them to take a humanitarian issue. Also, what we are trying to do, sir, is through the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, we are trying to get as many boats fitted with transponders so that inadvertent crossings are minimized. So our efforts are on diplomatically to release people, in terms of our colleagues from the Department of Fisheries to fit the transponders so that there are no inadvertent crossings. And meanwhile, we are trying to see if we can give them alternative solutions so that this situation doesn't occur. Shri G.K. Vasan. Pointed. Boats are being there Thank you. to be compensated. And kindly, what else might have happened in earlier, they could be. But what is the solution? Thank you. Sir, a pointed question to the Honourable Respected Minister, sir. What is the long-term plan for the Government of India on the safety and livelihood of our fishermen, sir? Even last week, sir, the Government of India called fishermen from Tamil Nadu and they had a meeting, sir. I only want to tell the Minister there should be a concrete step so that fishermen livelihood are safe. Honorable Minister. Sir, the long-term plan
rests on two initiatives, not of my ministry, but one of our other ministries. So, one is the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. It has an allocation of 20,050 crores, and the purpose of it is to fit boats with transponders so that you don't have this inadvertent crossing, acquisition of boats, nets and training, to look at supporting deep sea fishing vessels and giving them equipment, and looking for alternatives, which is sea ranching of shrimps, seaweed and bivalve culture, new fish culture techniques, cage culture, cold chain technology. There is also, sir, a fund called Fisheries Aquaculture Infrastructure Development Fund, FIDF, which has an allocation of 7,522.48 crores. So between these, the idea is to provide alternatives, but to do this, sir, we need, certainly the union government is taking the lead, but we need the cooperation of the state government, we need the fishermen's committees also to cooperate with us, so that there is an understanding of what it is which will minimize the risk to our fishing community. Shri Ashok Chavan. Thank you, Chairman, sir, for allowing this supplementary. Chairman, sir, this issue of detention of Indians, not only in the case of fishermen, but generally we observe that Indians who are going abroad, recently I am just quoting a small incident which, of course, not relevant to the immediate question which has been asked, that from Basmat Taluka of Maharashtra, a person who had gone to Iran was illegally detained there for no rhyme or reason. For about 1 month, his relatives were not aware where he is, whether he is alive or whether he is dead. And we had to literally pursue this case, and then he was sent back to India. There was no reason for why he was detained. There were no records maintained in the prison where he was kept, and for no rhyme of reason, then they simply had to send him back. My simple question to the Honorable Minister is that whenever Indians who are detained illegally, I'm not talking about illegal immigrants, I'm talking about people who have gone legally abroad for job, for business, for any other purposes. If they are detained in any country, immediately his relatives establish some mechanism set up by the ministry that his relatives are immediately informed that so and so person has been detained in this country for whatever reason it is. And secondly, a mechanism set in the embassy to ensure that there is speedy disposal of the issue and he is sent back to his country or detained as per the case existing. That's all. Honorable Minister. Sir, I would like to inform the Honorable Member that we are very much aware of this case. In fact, the family got in touch with us very early in this case. Our embassy was very proactive. The ambassador himself took up the matter with the Foreign Ministry. As a result of the efforts of the embassy, this particular person was released. We have protested to the Iranians about the manner in which he was detained. So we certainly want the House, sir, to be aware, the Indians traveling abroad to be aware that the government does everything to make sure that they are safe and secure. We advise people whenever they go to any country, if they are going to live in that country, to register with the embassy, because we need to have their contact points. But in this particular case, for example, it was a casual traveler. He was not resident out there, but nevertheless we intervened in a very, very forceful manner. But in terms of the mechanism, again I wish to assure the Honourable Member, sir, today the security and safety of Indian citizens is the #1 priority of the embassy, and ambassadors themselves deal with this issue. So when you have the ambassador looking at it, I think the entire embassy mechanism is at the disposal. Question number 289, Shri Brajlal. प्रश्न संख्या 289। क्या प्रधानमंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित न्यूक्लियर मिशन भारत के ऊर्जा परिदृश्य को कैसे परिवर्तित करेगा? छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR में अनुसंधान और विकास R&D के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? यह देश की ऊर्जा सुरक्षा में किस प्रकार योगदान करेगा? और हाल ही में शुरू किए गए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन से स्वच्छ और सतत ऊर्जा समाधानों के प्रति देश की प्रतिबद्धता किस प्रकार सशक्त होगी? ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री। उत्तर सभापत्र पर रख दिया गया। सप्लीमेंट्री नंबर 1, श्री ब्रजलाल। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं
कि न्यूक्लियर ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ और सतत ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए One second. I appreciate your concern, but since we are guided by some rules, if you want a further discussion, send a communication. I will have it structured. Sanjay Rao ji, I will have it structured. I have not received, I said yesterday, I have not got anything on my table. One sec, please, take your seat. Take your seat. Sanjay ji, take your seat. Please take your seat. Sanjay, take your seat. I have not received any communication for any formal discussion so far on any issue on my table. The moment it comes, it will receive my earnest attention, Honorable Minister. पूरा हुआ सर। Supplementary one. धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि न्यूक्लियर ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ और सतत ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए कोई निधि निर्धारित और जारी की गई है? यदि हाँ, तो संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और इससे अवसर रहेगा कि बाकी हाउस से भी ये जानकारी साझा की जाए। अभी हाल ही में इस बजट में न्यूक्लियर मिशन की घोषणा की गई है एंड आई डोंट नो हाउ मच इट हैज बीन रियलाइज्ड एंड हाउ मच ऑफ अटेंशन दिस announcement has received even in the media and the public domain. But I'm sure in the times to come, the history would record that this has been one of the most path-breaking decisions in the history of independent India. And if one was asked to define in a single sentence the hallmark of this decision, why I'm saying so is that this, in a single sentence, is the true vindication of Homi Bhabha's dream. Because the old-timers would recall that when Homi Bhabha launched the nuclear program of India in the early 1950s, there was a widespread skepticism. Also because Hiroshima, Nagasaki had happened just about 7-8 years earlier, and some of the cynics also went to the extent of saying that India may be up to some mischief trying to develop an atom bomb or so. And at that point in time, Homi Bhabha had the courage and conviction to declare that India's nuclear program would be dedicated to peaceful purposes. And today, indeed, it is a vindication under Prime Minister Modi of what was pledged by Homi Bhabha. We have launched a nuclear mission with a singular objective and a singular declaration that this is meant to meet the increasing needs of India's energy requirements, at the same time provide environment-friendly, clean source of energy. और जैसे माननीय सदस्य ने कहा, the objective of the nuclear mission and the declaration in the current budget is that we would achieve 100 gigawatt nuclear energy target by 2047, which would comprise 10% of the overall energy requirements of India at that point in time. और इसके हेतु 2-3 और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें सबसे अधिक क्रांतिकारी निर्णय, opening up the nuclear sector to private players. It could have been possible only because of Prime Minister Modi's capacity to take out-of-box decisions, to break the taboos of the past. Nobody expected this, nobody even demanded this. People had reconciled that nuclear program has to work behind a veil of secrecy. कभी इसकी किसी ने मांग नहीं की, किसी ने सुझाव भी नहीं दिया, इस सदन में भी नहीं दिया। लेकिन ऐसा लगा सरकार नीति निर्धारकों को कि we have to move forward from where we are. और जैसे प्रधानमंत्री ने एक COP20 में मीटिंग में भी ये रखा था कि we will be net zero by 2070. And if we have to move along with the world, if we have to play a global role, then we have to meet the global benchmarks, global parameters, and therefore also follow global strategies. And the turnover 360 is that India was never taken seriously as a country dealing with these sophisticated subjects or areas like climate concern, clean energy, etc., etc. Today we have assumed a leadership role through this. And the second important component of this nuclear mission is that we will go in with the public private participation in a big way in the manufacture of small modular reactors, which are particularly relevant to a country like India, which is as heterogeneous as we know. We have small pockets of dense population. We have scattered clusters of factories, cements, steel. We have peripheral populations living in the distal areas, sometimes also not very easily accessible. And therefore, these small modular reactors, 300 megawatts,
16 megawatt, 200 megawatt, they would be the ready-made, readily available sources of electricity energy for India. Supplementary number 2, Shri Brajlal. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि न्यूक्लियर मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने का कोई विचार है? यदि हाँ, तो संबंधी ब्यौरा क्या है और ये रिएक्टर कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है? Honorable Minister. सभापति महोदय, निश्चय ही जैसे हमारा ये विस्तारकरण का कार्यक्रम शुरू होगा, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम, बिकॉज वी हैव टू एक्सपैंड, वी कैन नॉट डिपेंड होली सोली ऑन द गवर्नमेंट सोर्सेज, वी हैव टू लुक बियॉन्ड दैट, फ्रॉम द फिलैंथ्रोपीज, फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट क्वार्टर्स, और उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश भी और बाकी राज्यों को भी इसका लाभ रहेगा, क्योंकि हमारे जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है, शुरू में हमारे इस न्यूक्लियर मिशन में भी इस बात का उल्लेख है कि 5 इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर अगले कुछ वर्षों के भीतर तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित भी की गई है। इसमें मुख्य तौर पर 3 श्रेणियां रहेगी। पहला 200 मेगावाट, क्योंकि जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं उनका ये मानना है कि 300 मेगावाट से नीचे की जो कैपेसिटी का रिएक्टर है वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की श्रेणी में गिना जाता है, और इसलिए एक हमारी श्रेणी रहेगी 200 मेगावाट की, विच इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन 5 to 6 years। दूसरा हमारा रहेगा 55 मेगावाट के प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स, और दूसरे उससे भी छोटे 10 मेगावाट से भी कम, विच आर नोन एज इंडियन गैस कूल्ड रिएक्टर्स, ऑल ऑफ देम इंडिजिनस, particularly developed or designed to produce hydrogen. So we are also entering into that area. और अगर आपने उत्तर प्रदेश की ही विशेषकर बात करनी है तो 220 मेगावाट के 2 यूनिट उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित करने की योजना अभी से काम कर रही है। Supplementary number 3, Shri Praful Patel. सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जो एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है और खास करके निजी क्षेत्र को भी परमाणु ऊर्जा तैयार करने के लिए उसमें शामिल किया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और स्वच्छ पर्यावरण ये प्रधानमंत्री जी का, सरकार का पहले से ही एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। अन्य कई देशों में, विकसित देशों में परमाणु ऊर्जा में एक उदाहरण फ्रांस, आप जानते ही होंगे मंत्री महोदय, कि करीब 60 से 70% उनकी ऊर्जा परमाणु क्षेत्र से तैयार होती है, और ऐसे कई विकसित देश हैं जहां पर इसके बारे में काफ़ी उसको गति मिली है। हमारे देश में बहुत वर्षों से, और अभी होमी भाभा जी का जिक्र हुआ, वहां से शुरुआत हुई। आज मुंबई के भीतर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है। तारापुर जो समुद्र के किनारे पर मुंबई के ऊपर है, वहां पर भी परमाणु ऊर्जा तैयार होती है। लेकिन हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में, बहुत वर्षों से जैतापुर में, कोंकण विभाग में, वहां पर बहुत बड़ा परमाणु ऊर्जा का वहां पर प्लांट बनेगा, इसकी चर्चा होते रही। और एक विशेष पक्ष की ओर से, उनके नेताओं की ओर से, कोंकण का विकास कैसे न हो इसके लिए बार बार उसमें बाधाएं निर्माण करते हुए वो आज तक वहां पर सही तरह से कोई प्रगति हो नहीं पाई है। और मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि केवल राजनीतिक विरोध के वजह से वहां पर कोंकण का विकास नहीं हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि जैतापुर के बारे में क्या विशेष हो रहा है, और कोंकण के विकास में केवल जैतापुर न्यूक्लियर पावर ही नहीं, चाहे वहां पर रिफाइनरी हो, पोर्ट हो, हर चीज का विरोध होता है। तो जैतापुर, और कुछ लोग उनको बिना सोचे समझे साथ भी देते हैं, तो इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय प्रफुल्ल पटेल जी बड़े वरिष्ठ सदस्य, और उन्होंने बड़ा एक संजीदा प्रश्न भी रखा है, उसका कुछ एक उत्तर उन्होंने स्वयं भी दे दिया। तो उस राजनीतिक भाग में ना जाते हुए, क्योंकि वो आपने स्वयं ही उसको निपटा लिया है, लेकिन जो उसका अपडेट जैसा आपने माननीय सदस्य ने मांगा है तकनीकी तौर पर, ये सत्य है, जैसे उन्होंने अपने मूल प्रश्न से पहले बात रखी
कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जहाँ जहाँ भी, और मैंने अपने आरंभिक वाक्यों में भी ये कहा था कि जो भी देश विकसित होकर के वहाँ तक पहुँचे हैं उन्होंने खुल करके प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ एंगेज किया है। और वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री जी के ही निर्देश अनुसार स्पेस में भी बड़ा सफल प्रयोग किया, जो आज इतनी ज़्यादा हम सिंगल डिजिट स्पेस स्टार्टअप्स हुआ करते थे 5-6 वर्ष पहले तक। जब से स्पेस रिफॉर्म्स आई गई, प्राइवेट सेक्टर को खोला गया, हम बढ़ करके 300 हो गए। And now we are going to be we are already $8 billion space economy. In 7-8 years we'll multiply 5 times, 6 times, going to 44 billion. इतनी तेज रफ्तार से बढ़ने लगा। So all our success stories in the last 10 years under Prime Minister Modi have been because of a very open, forthcoming approach, not having any kind of skepticism or status quoist mindset. इसी प्रकार वैक्सीन में शायद कभी कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि इंडिया वॉज नेवर टेकन सीरियसली एज अ हेल्थ केयर सोसाइटी। अगर हम बीमार भी पड़ जाते तो 4 दिन हम इंतजार करते टू गेट थिंग्स वर्सन एंड देन सी अ डॉक्टर। आज उसी देश ने दुनिया का पहला वैक्सीन कोविड का तैयार करके देश भर में मान्यता प्राप्त की दैट वी आर लीडर्स इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। और ये सब भी इसलिए हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया। प्रधानमंत्री ने मिशन सुरक्षा कोविड में जब प्रारंभ की तो दिन प्रतिदिन उसकी मॉनिटरिंग हुआ करती थी, और इस लॉट ऑफ पर्सनल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज ऑफिस हैज गॉन इनटू दैट। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द जैतापुर का ये प्रोजेक्ट 6 यूनिट का है। पहले मैं मूलतः बता दूं, इसमें प्रत्येक यूनिट की कैपेसिटी है 1730 मेगावाट, मल्टीप्लाइड बाई 6 बन जाती है 3380 मेगावाट, विच इज अ सब्सटेंशियल कैपेसिटी एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय द ऑनरेबल मेंबर श्री प्रफुल्ल पटेल जी। एंड जब ये फंक्शनल हो जाए, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, तो इसका महत्व ये रहेगा कि जो हमने 100 गीगावाट का न्यूक्लियर मिशन में लक्ष्य रखा है सन 2047 तक, जैतापुर अलोन विल बी एबल टू मीट 10% ऑफ द 100 मेगावाट। अब इसमें स्टेटस क्या है, इन्होंने यही ठीक कहा कि काफी समय से चल रहा है। पिछले सत्र में भी इस बात पर जिक्र आया था। इसमें हमारा लैंड एक्विजिशन हो गया जो पहले था, उसके बाद R&R पैकेज होता है हमारा, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, जो NPCI और महाराष्ट्र सरकार के बीच में MOU के तहत वो भी अंजाम दे दिया गया। एनवायरनमेंट, अब आप देखिए ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था पिछली सरकारों में, लेकिन इतना विलंब किया गया कि बहुत सारी अप्रूवल्स ही एक्सपायर हो गए। यानी द प्रोजेक्ट डिडंट टेक ऑफ बट द अप्रूवल्स हैड एक्सपायर्ड। फॉर एग्जांपल, एनवायरनमेंट क्लियरेंस हैड बीन ऑब्टेन्ड टिल नवंबर 2022। अब जब ये सरकार आई है, जब हम कहीं आगे तक पहुंचे तो हमारे सामने एक ये समस्या आई कि उस एनवायरनमेंट अप्रूवल को फिर से क्लियरेंस को करना है, और उसके लिए उसको भेजा गया। अब हमारे पास टर्म्स कंडीशंस आ गई हैं एंड दैट इज सून बीइंग फॉलोड अप। उसके बाद 2008 में इंडिया एंड फ्रांस, जैसे माननीय सदस्य ने कहा, ये हुआ था। फिर अगले 5-6 वर्ष को इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई। मैसेज अरेवा एक कंपनी थी फ्रांस की, उसके साथ एक मुआहिदा हुआ। फिर 2016 में फॉर नो फॉल्ट ऑफ आवर्स और नो शॉर्टकमिंग ऑन एनी पार्ट, इट हैपेंड ऑन देयर साइड, यूरोपियन जो एक फंड आ गया, यूरोपियन EDF करके एक संस्था बनी, विच टुक ओवर द फंक्शंस ऑफ मैसेज अरेवा। श्री जयराम रमेश once talked about it in the parliament also, and therefore we had to do another MOU, now this time with EDF। उसके बाद लेकिन इस सरकार ने एक दिन भी, एक वर्ष भी विलंब नहीं किया। We were progressively moving forward, and I'll give you the chronology. 2016 we quickly entered into an MOU with EDF. 2018 March we entered into an industrial way forward agreement. We superseded the MOU of the NPCI and EDF. Just 1 month later, in April 2018, EDF submitted the technical part of the techno-chemical agreement. In the next month, May 2018, we persuaded, we followed up, as a result of which EDF submitted the commercial part, but it was more or less generalized. Then after further follow-up, April 2021, the binding TCO came. Then inter-government committee was constituted to resolve the CL&D issues. Then French side proposed
प्री इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें कुछ एक हमें क्लैरिफिकेशंस की आवश्यकता थी, इसलिए एक टास्क ग्रुप बनाया गया और 2021 में द EDF बाइंडिंग was there. They quoted some amount which was, I don't think I have to spell out the figures here because of the reasons known to all the members, but the Indian side also had certain views on this, and the discussions went on up to 2022. 45% of the technical issues as of date have been resolved, and the discussions are still going on, but we are continuously following it up in a very positive way. We've not given up, nor have we forgotten about it. Supplementary number 4, Shri Jairam Ramesh. Sir, India's nuclear energy establishment goes back to the 1950s, and it is the leadership of India's first Prime Minister and the scientific vision and determination of Homi Bhabha that set India on the path of nuclear self-reliance. So, Homi Bhabha presented to the country a three-phase nuclear energy program. Phase 1 based on uranium, phase 2 based on plutonium, and phase 3 based on thorium. Now, India has about 25% of the world's reserves of thorium, but thorium is not a fissile material. It's a fertile material, and that is why Homi Bhabha gave this three-phase plan. Now, India has mastered phase 1. What the Honorable Minister is saying about small modular reactors, India has long developed 200 megawatt reactors in Kalpakam, in Rawat Bhata, in Narora, in Kaiga, in Kakrapar, in Gujarat, and many other locations. Now, phase 1 we have mastered. I'd like to ask the Honorable Minister, where are we on phase 2? When is the fast breeder reactor in Kalpakam going to be commissioned? And there were plans for setting up an advanced thorium reactor for phase 3. Where are we on phase 3? These are my pointed questions to the Minister. Thank you, Chairman, sir. Mr. Jairam Ramesh has asked a three-part question. He studies the subject quite well as far as the nuclear sector is concerned, and he also knows quite a lot, but sometimes he tends to know more than he actually knows. So I'll try to... So no. Okay. It is to match the statement made by the other side. Honorable Minister. Yes, Please, it is to match the statement made by the member that the minister has not been aware of the fact that the small reactors are already there. So I had also to settle that part of the observation. Now, having said that, now starting from one of the parts where he says that reactors are always being made, and what is being said all these last few minutes is all humbug, if that is so. Please, 200 megawatt reactor does not necessarily mean that is a small modular reactor. There is a definite technology involved in that. That is why I said sometimes one of us, I would not then, tends to know more than one knows. Now, but we have an advantage, which I said in the beginning. In India, we have large number of reactors which are not of that capacity. Outside, we have larger reactors. Here, we have number of reactors which are below 300 megawatt, which is the cutoff laid down by the international agencies. And therefore, it would be easier for us to convert those reactors into small modular reactors. That's one. But that does not mean that we would say this is a small modular reactor. Now, that is the first part. Now, second part is, yes, 3-stage nuclear program. Maybe many of the members were not aware, so that has been tried to be elucidated. But I'll tell you, first stage uses natural uranium for the benefit of the members. The second stage uses the reprocessing of uranium-239, and third stage, of course, is the thorium. Now, he says, what is the status of Kundakalam? Before, I hope the member would not get agitated when I tell him that Kundakalam... Not Kundakalam, Okay. Yes, okay, I can give you both. Okay, I'll give you Bhavni also, don't worry. Now, as far as Bhavni is concerned, it is already been completed. It is fully indigenous, and to commence with 500 megawatt critical testing was done. Phase 2 is under commission,
and the hallmark is that it is a pressurized reactor and it is towards the commencement of the second stage. And of course, I agree with you that it will finally pave the way for the third stage thorium utilization also, because India has the highest reserves in the world of thorium as far as thorium is concerned, about 21%. But the delay which has happened before 2014, I am sure the honorable member would be aware of that. And that has been so in case of Kalpakam, in case of Bhavani, in case of Kundakalam. And before I am interrupted, I'll just say one sentence. Kundakalam was first conceived way back 1988. But the first unit was installed in 2014 after this government. Supplementary 5, Shri Kartikeya Sharma. Shri Kartikeya Sharma. Thank you, Chairman, sir. The nuclear energy mission is a visionary step towards achieving net zero targets while ensuring energy security and a foundation stone for Viksit Bharat. But through you, I would like to ask the Honorable Minister, given the small modular reactors, SMRs, are a game changer due to their scalability and safety, could the Minister elaborate on how the government plans to accelerate indigenous R&D in SMRs to ensure faster deployment, and what collaborations are being explored with global leaders in nuclear technology to make India a hub for advanced nuclear innovation and leader? Thank you. Honorable Minister. Thank you, Chairman, sir. I'm sure, I'm glad that the honourable member has asked this question, which is in fact a continuity of what we've been discussing in the earlier few minutes. Small modular reactor, as he rightly mentioned, is a step in that direction. It is going to make India not only a nuclear hub, but it is also going to make India a country to reckon with. Of course, we are in the expansion mode. For that only, we have decided to engage the private players. Now, as far as what has been done, to be very precise, earlier on, the budget also used to be very minimal. As I said in the lower house yesterday also, there has been a 170% increase in the budget of Department of Atomic Energy from 2014 till today in 2024-25 budget. That is A. But that's not about all, because the pool is very big. We are also involving the investment for the private sector, A, and also the National Research Foundation, which is going to be 60-70% resourced by the non-government quarters. So the pool is going to be very big and is going to increase. Since nuclear energy, we have just started off, but in space where we started off just 4 or 5 years back, the results have been miraculous. And as far as he asked about the collaboration, of course, we are collaborating with France, the US, but our thrust would be on indigenous development. And that's why 20,000 crore have been specifically earmarked to produce at least 5 indigenous small modular reactors, and they'll be called Bharat modular reactors in very few next years. Question number 290, Shri Kesri Dev Singh Jhala. प्रश्न संख्या 290, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि अमेरिका से वापस प्राप्त पुरावशेषों को जनता को उनकी संस्कृति और ऐतिहासिक मूल्य के बारे में शिक्षा प्रदान करने के लिए किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा अथवा उपयोग में लाया जाएगा? भविष्य में भारत से सांस्कृतिक कलाकृतियों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए अन्य देशों के साथ भी इसी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? Honorable Minister. श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्री। Supplementary number 1. Thank you, Chairman, sir. So I'd like to congratulate the government under the leadership of the Honorable Prime Minister for the repatriation and the retrieval of the 297 artifacts from the United States. They are of great historical and cultural significance to us as Indians, sir. So my question to the Honorable Minister is what authentication and verification processes have been employed to confirm the origin of these antiquities before they return to the country? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना उत्तर देने से पहले सदन के माध्यम से राष्ट्र के संज्ञान में लाने के लिए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 1955 से लेकर के 2014 के बीच में 1970 में इंटरनेशनल कन्वेंशन आ जाने के बावजूद भी देश में केवल 13 ऐसी एंटिक्विटीज थी जो भारत को लौट करके वापस भारत में आई। लेकिन सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरासत पर
गर्व करने के जो संकल्प है उसके चलते हुए पिछले 2014 से लेकर के वर्तमान तक इस लगभग 11 साल के कालखंड में देश में 642 से ज्यादा ऐसी देश के लिए महत्वपूर्ण एंटीक्विटीज भारत लौट करके वापस आई हैं, तो निश्चित रूप से हम सब के लिए सम्मान का विषय है। सम्मानीय सभापति महोदय, किसी भी ऐसी एंटीक्विटी को, पुरातात्विक महत्व की संपदा को विदेश से भारत लाने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उसमें हमें अपने उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर के, उसकी ऐतिहासिक महत्ता से लेकर के उसका प्रोवेनेंस जो है वो हमें प्रूव करना होता है, और वो प्रोवेनेंस प्रूव करने के बाद ही उसको रिपेट्रिएशन इस तरह से किया जा सकता है। वो प्रक्रिया पूरी करके जो 297 ऑब्जेक्ट्स भारत लाए गए हैं, अभी उनके ऊपर उनका डिटेल्ड वेरिफिकेशन, उनकी स्टेटस रिपोर्ट और सब कुछ बन रही है। हालांकि अभी 297 ऑब्जेक्ट्स में से किसी पर भी किसी भी पर्टिकुलर प्रदेश ने या कहीं किसी म्यूजियम ने उसको लेकर के किसी तरह का क्लेम फाइल नहीं किया है, लेकिन एक बार उसकी प्रोवेनेंस पूरी स्थापित हो जाने के बाद में और उसके बारे में सारा अध्ययन पूरा होने के बाद में ये सामान्य प्रक्रिया है कि उनको उन स्टेट्स में स्थित म्यूजियम्स पर डिस्प्ले के लिए रखा जाता है। वैसे मैं सदन के संज्ञान के लिए इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से विदेश से आई हुई एंटीक्विटीज या उसके अतिरिक्त जो कन्फेस्केट हमारी एजेंसीज के द्वारा, कस्टम या डिफरेंट पुलिस के द्वारा की जाती है, उनको रखने के लिए भी पुराना किला दिल्ली में जो है वहाँ एक विशेष म्यूजियम इसको लेकर के हमने बनाया है, जहाँ इस तरह की कन्फेस्केट की गई मूर्तियां या विदेश से आई हुई मूर्तियों को हम डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि देश के लोग उन्हें देख करके उन पर गर्व कर सकें। मैं माननीय सदस्यों के संज्ञान के लिए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पार्लियामेंट के इस नए परिसर में भी 13 ऐसी मूर्तियां जो विदेश से लाई गई, उनको यहाँ पर जो है आप सबके दर्शन के लिए यहाँ स्थापित किया गया। सप्लीमेंट्री नंबर 2, श्री केसरी देव सिंह झाला। So, I'd like to ask the Honorable Minister, is there, he's just mentioned the 297, sir, that have come back. There are also a lot of artifacts of cultural and historical significance that are still lying abroad. My question to the Honorable Minister would be, is there presently any mechanism where the ministry is promoting or going to showcase these artifacts that are lying in foreign museums on a public platform, such as digital galleries, so that our citizens, especially our youth, can learn about our cultural and historical artifacts which are still lying abroad? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसी के संदर्भ में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ऑनगोइंग और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसको लेकर के इस तरह की जागरूकता हमारे देश के लोगों में आई है। ये जो थे अभी 297 एंटीक्विटीज आई हैं, उसी के संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत के एक सम्मानित नागरिक ने ये सूचना दी कि ये जो मूर्ति है ये मैंने आज से पहले बोधगया में 1990 में देखी थी, और उसकी उस सूचना के आधार पर वो मूर्ति भारत में वापस पहुंची है। माननीय सदस्य का सुझाव निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भी वर्तमान में 72 ऐसी एंटीक्विटीज भारत को वापस लौटाने की विभिन्न देशों से, जिनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और सिंगापुर हैं, उनकी प्रक्रिया अभी विचाराधीन है। लेकिन ऐसी सारी एंटीक्विटीज जो दुनिया के दूसरे देशों में है, जब तक उनका प्रोवेनेंस और जब प्रूव नहीं हो जाता, इस तरह की कोई म्यूजियम बना करके यहाँ लगाना मुझे लगता है कि अभी समीचीन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इस दिशा में नए सिरे से विचार और देश में जागरूकता आई है, तो निश्चित ही आने वाले समय में अपनी धरोहरों को वापस लौटा सकें। हमने इसको लेकर के अमेरिका के साथ में एक कल्चरल प्रॉपर्टी एक्सचेंज का एग्रीमेंट किया है, और दुनिया के अन्य देशों के साथ में भी इस तरह के एग्रीमेंट हम करने के लिए प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के चलते हुए भारत में अमेरिका, क्योंकि वो सबसे बड़ा इस तरह की पुरा संपदाओं का बाजार भी है और पुरा संपदाओं का ब्लैक मार्केट भी है, उन दोनों को लाकर से उस जगह से ऐसी संपत्ति को लाने में निश्चित रूप से उस एग्रीमेंट के चलते हुए भी बहुत लाभ हुआ है, ताकि हम जो है मिनिमम हर्डल्स के साथ में मल्टीपल एजेंसीज को, जहां पहले हमको डील करना पड़ता था, उनकी जगह उसको जो है अधिक सुविधा के साथ में हम भारत में ला सकते हैं। इस पर कार्रवाई जो है वो चालू। सप्लीमेंट्री नंबर 3, श्री सतनाम सिंह संधू। सर, भारत के गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम ने इंडिया होम रूल लीग और गदर पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसे 1916 में लाला लाजपत राय ने न्यूयॉर्क में स्थापित किया था। ने यंग इंडिया पत्रिका का माध्यम से स्वराज, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करने का कार्य किया। इसी प्रकार बाबा सोहन सिंह बकना की अगुवाई में गदर पार्टी ने अपने समाचार पत्र गदर के माध्यम से पूरी दुनिया में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति की अलख जगाई। मेरा प्रश्न है कि भारत की गौरवशाली विरासत को
प्रदर्शित करने के लिए जिन म्यूजियम और एग्जीबिशन सेंटर्स की योजना बनाई जा रही है, क्या उनमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी गदर पार्टी और इंडिया होम रूल लीग की विरासत को विशेष रूप में शामिल किया जाएगा? अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट came to you from the Delhi station of Akashvani.